जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्लासेस के बारे में एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छा खासा हमने कॉन्सेप्ट गेन किया। आई होप आपने खुद से भी ट्राई किया होगा। आपने कुछ क्लासेस क्रिएट की होंगी, उन क्लासेस से आपने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जितना कोड आप खुद से लिखेंगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे। अदरवाइज आप सिर्फ सीखते रहेंगे और कोड लिख नहीं पाएंगे। तो कोशिश किया कीजिए जो कुछ आप सीखें उसे आप इम्प्लीमेंट करें और उससे कुछ ज़्यादा ही आप कोड लिखें, ताकि आप गलतियां देखें, उन गलतियों से आप सीखें। उस वीडियो में हमने एक क्लास क्रिएट की थी, यहाँ पे देखिए पर्सन नाम की। इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज लिखी जिन्हें हम डाटा मेंबर भी कहते हैं। दो वेरिएबल्स थे। इनको वैल्यू असाइन करने के लिए, इनको इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक मेथड क्रिएट किया इनपुट, और इनकी वैल्यूज को आउटपुट में शो करने के लिए हमने एक और मेथड यूज किया आउटपुट। मेन मेथड में जाके हमने क्या किया, सबसे पहले हमने न्यू कीवर्ड का यूज करके उस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने डॉट ऑपरेटर का यूज किया और इनपुट मेथड को हमने एक्सेस किया, और उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास किए जिसकी हेल्प से हमने इन दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से हमने उस ऑब्जेक्ट का यूज किया और उनको हमने आउटपुट में शो करा दिया। अब ये काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखेंगे। कंस्ट्रक्टर को लिखने के, सेट करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम फोकस करेंगे। उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसे हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन है, अ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड। होता ये मेथड ही है, पर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करना, उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देना। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। मैंने आपसे कहा था कि क्लास के अंदर आप जो भी वेरिएबल्स लिखते हैं, जो भी आप डाटा मेंबर सेट करते हैं, उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए, उनको वैल्यू देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं कंस्ट्रक्टर को लिखने के। नंबर 1 है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। मतलब ये कि जो क्लास का नेम होगा कंस्ट्रक्टर का भी वही नेम होगा, अदरवाइज आप उसे कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक मेथड होगा। दूसरा इसका जो कंडीशन है, इसका जो रूल है वो है, अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप। मतलब ये कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। मेथड में आपने देखा था कि हमने कभी वाइड का यूज किया था, कभी इंट का यूज किया था, कभी बूलियन का यूज किया था, और फिर हम मेथड का नाम लिखते थे तो वो एक रिटर्न टाइप थी। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इवन आप वहां पर वाइड भी नहीं लिख सकते, जस्ट उसका नेम होगा, और नेम कौन सा होगा, जो क्लास का नेम होगा। अब हम बात करते हैं दैट इज इट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। क्या ये जरूरी है कि हम कंस्ट्रक्टर लिखें? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप खुद से कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते तो जावा कंपाइलर क्या करते हैं, वो खुद आपके लिए एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है, खुद आपके लिए एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, और वो खुद ही आपके जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं, जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, उनको इनिशियलाइज कर देता है। कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो भी हम प्रैक्टिकली इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद है व्हेन जावा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब आपको याद होगा जब हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा था, तो मेथड को एक्टिवेट करने के लिए, उसे रन करने के लिए हम क्या करते थे, मेथड को कॉल करते थे। जब तक हम मेथड को कॉल नहीं करते थे वो एक्टिवेट नहीं होता था। कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर कब एक्टिवेट होता है, जब आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। वो वेट नहीं करता कि आप उसे कॉल करें, वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है, खुद ब खुद कॉल हो जाता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स के बारे में, तो कंस्ट्रक्टर की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये वो कंस्ट्रक्टर होता है कि अगर आपने खुद कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया तो कंपाइलर अपने से, खुद से आपको एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर कोई वैल्यूज हम पास नहीं करते, सिर्फ खाली पैरेंथेसिस होती हैं।
उसके बाद है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं। तीनों को हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे इसी सेशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन से, जो कि है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली कवर करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट नहीं करते, इसे क्रिएट करता है जावा कंपाइलर, ताकि वो डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर सके, उन्हें इनिशियलाइज कर सके। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। उसके लिए हमारे पास ये जो इनपुट का मेथड है, जिसे हम यूज कर रहे थे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करूंगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा कंपाइलर क्रिएट करेगा वो इन्हें इनिशियलाइज करेगा। अब मैं यहाँ पर एक मेथड रहने देता हूँ, जिसकी मदद से हम नेम वेरिएबल की वैल्यू को और एज वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में देख सकेंगे। अब यहाँ पर देखें, नेम वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, और ना ही हमने एज वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की है। ओके, यहाँ पर आते हैं, ये जो हमने कॉल किया था मेथड, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक पर्सन क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट है पर्सन वन। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। वो वेट नहीं करता कि आप उसे कॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब यहाँ पर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, तो जावा कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा, उसे कॉल भी करेगा, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और वो क्या करेगा, ये जो दो वेरिएबल्स हैं नेम और एज, इन्हें इनिशियलाइज कर देगा विद अ नल वैल्यू। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, आउटपुट में देखते हैं कि क्या वाकई एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और वैल्यू असाइन हुई है इन वेरिएबल्स को या नहीं। अगर तो वैल्यू असाइन हुई है, तो आउटपुट में हमें कोई ना कोई वैल्यू देखने को मिलेगी। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आउटपुट में हमारे पास नेम की वैल्यू है नल और एज की वैल्यू है 0। इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एलन का यूज करता हूँ, ताकि हमारे पास एक न्यू लाइन आ जाए, और दोबारा से इसे रन करते हैं। इस बार आउटपुट आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा अलग अलग लाइन्स पे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो नेम वेरिएबल था उसकी वैल्यू है नल, और जो एज वेरिएबल था उसकी वैल्यू है 0। अब ये वैल्यूज हमने असाइन नहीं की थी, हमने तो सिर्फ डिक्लेयर किया था वेरिएबल्स को, उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो जावा कंपाइलर ने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसे कॉल किया और इन्हें इनिशियलाइज कर दिया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जितनी भी आपके पास स्ट्रिंग्स वैल्यूज होती है ना, तो जावा का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसे नल वैल्यू असाइन कर देता है, और जितने भी आपके पास इंटीजर्स होते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, इन्हें ये 0 वैल्यू असाइन कर देता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। चलिए, एक काम तो हो गया कि हमने सीख लिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, उसमें हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। याद होगा आपसे, मैंने आपसे कहा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। तो क्लास का नाम है पर्सन, तो इसका नाम भी पर्सन होगा। और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पर ना तो वॉइड लिखा, ना इंट, ना फ्लोट, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ क्लास का नाम लिख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर इसकी बॉडी, इस तरह से। अब ये है हमारे पास नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर पैरेंथेसिस बिल्कुल खाली है, इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया। अब यहाँ पर जो नेम वेरिएबल है, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं लतीफ, इस तरह से। एक काम हो गया। इसी तरह से एज वेरिएबल को भी हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 25। ओके, इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस पीस ऑफ कोड को रन करना है। आपने यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं की। ओके, इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है लतीफ एंड 25। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और हमें आसानी होती है कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको इनिशियलाइज करने में। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करें तो वो कैसे होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पैरामीटर्स हम यूज करेंगे। तो पहला वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, नाम इसे दे देते हैं नेम। आप चाहें तो सिर्फ एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ तो इसकी एक वजह है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। कॉमा, उसके बाद दूसरी है इंट, यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ, इस तरह से। अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले तो मैं इन दो लाइनों को यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, अब मैंने क्या किया, हमारे पास वेरिएबल का नाम भी है नेम
और यहाँ पर जहाँ से मैं वैल्यू को लेके आ रहा हूँ पैरामीटर में से, यहाँ पर भी मैंने वही नेम सेट कर दिया। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे दिस ऑपरेटर का। दिस एक पॉइंटर है जिसे आप यूज करते हैं, और उसके बाद है डॉट नेम, और फिर एज आ गया, हमने नेम यहाँ पर लिखना है नेम, और इसके अंदर नेम की वैल्यू। देखें, जब भी आपके वेरिएबल का नेम और पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल का नेम है अगर वो सेम हो, तो आपको बताना होता है आपके कंपाइलर को कि ये मेरा एक्चुअल वेरिएबल है और इस वेरिएबल से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर दिस का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये इस क्लास से बिलोंग करता है। ओके, ये इस क्लास का वेरिएबल है, और ये जो है ये सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल है। तो दिस कीवर्ड हम यूज करते हैं ताकि कंपाइलर को बता सकें कि भाई ये जो वेरिएबल है ये हमारा क्लास का वेरिएबल है, आपने इसे याद रखना है। और ये वाला जो है हमारे पास, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल है जो कि सिर्फ इसी के अंदर ही रहेगा। बाद में हम स्कोप के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना नॉलेज आपने याद रखना है। एक काम हमारा हो गया। उसके बाद दोबारा से हम दिस का यूज करते हैं डॉट एज, और फिर हम कहते हैं कि इसमें एज की वैल्यू को पास कर दो। अगर आप दिस यूज नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नेम की बजाय सिर्फ एन लिख दें, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आके ना आपने सिर्फ नेम इक्वल्स टू एन कर देना। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोनों तरीके आपको बताना जरूरी था ताकि आपको पता हो, कोई आपसे पूछ ले या ना भी पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नेम इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसमें से कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, और वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, इसमें हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं हम, और कोड। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ये बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, पैसे नहीं लगते, तो अभी करते हैं। उसके बाद हमने एज की वैल्यू इसमें से पास करनी है, तो मैं 26 कर देता हूँ इस तरह से, और इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है हम और कोड, और साथ में एज की वैल्यू शो हो रही है 26। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। आई होप आप समझ चुके होंगे कंस्ट्रक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं है कि आप अपनी कोडिंग में कंस्ट्रक्टर यूज करो या ना करो, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।